तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा पढ़ा लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। लास्ट वीडियो डोटोमर का था, आपने देखा, आपने समझा। उसका हम डीपीपी देंगे और उस डीपीपी को डिस्कस भी करेंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जो नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इसको हम 2 या 3 पार्ट में करेंगे। आप बारी बारी से पार्ट देखते रहिएगा। हम यहाँ पे लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और जो एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे बोर्ड तो सवाल पूछता ही पूछता है। आजकल नीट में भी सीधा सीधा सवाल आ रहा है और आजकल जेई में भी सीधा सीधा सवाल एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन से आ रहा है। हमने वहां से उठा के डाले और उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है और आपस में कैसे ये सब रिलेटेड है। ठीक है सर, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए देखिए, जो केमिकल काइनेटिक्स का बात करें ना, तो जो आपने एक फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा हुआ क्लास 11th में, काइनेमेटिक्स पहला चैप्टर, तो बिल्कुल ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का काइनेमेटिक्स है। किसका सर? ये चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री का काइनेमेटिक्स है। अगर आपको काइनेमेटिक्स का थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो वहां क्या पढ़ा था आपने? रेट पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन। हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पे अपने रेट पढ़ा था, वहां पे स्पीड पढ़ा था, वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पढ़ा था, वहां पे रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस पढ़ा था। वहां रेट 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 आ रहा है ना। यहां भी सर हम लोग क्या करेंगे? रेट का ही बात करेंगे। आ रही बात समझ में? यहां भी हम क्या करेंगे? रेट का ही बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली 2 चीजों पे डील करता है। पहला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और दूसरा कि उसको अफेक्ट क्या सब चीज करता है। ठीक है, पहला कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दूसरा कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को भी ये टॉपिक डिसाइड करता है। तो आज हम बस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग का भी बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर आप बात करेंगे सर रेट का, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन का ही बात कर रहे होंगे। यहां पे हम कि मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है ए टू बी, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इस रिएक्शन में कौन फास्ट है, कौन स्लो है, कौन वेरी फास्ट है? सर देखिए, तो आप क्या करेंगे, आप एक तरफ टाइम मेजर करेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ सेम टाइम पे 3 चीज मेजर कर सकते हैं। या तो आप कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, या तो आप प्रेशर मेजर कर सकते हैं, या तो आप नंबर ऑफ मोल्स मेजर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ये तीनों चीज आप मेजर करके बता सकते हैं कि भाई 1 सेकेंड में कुछ 5 मोलार घटा है, या फिर कुछ 5 या फिर 0.5 एटमॉस्फेयर से प्रेशर घटा है, तो स्पीड इसका ऐसा। ठीक है, तो सर जो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने का बात होता है, तो आप या तो एक कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी बता सकते हैं, या तो आप प्रेशर के टर्म्स में बता सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी बता सकते हैं। तो रेट बचाने का जो हमारे पास यूनिट होता है, पहला तो आप ये कह सकते हैं चेंज इन concentration बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन को आप C से लिख रहे हैं तो यू कैन राइट डेल्टा C बाई डेल्टा T, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा मोलार पर सेकेंड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ही यूज होने वाला यूनिट है कि कंसंट्रेशन कितना कम हुआ और उसके हिसाब से हम रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा जो आप प्रेशर के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर का बात करेंगे तो प्रेशर के रेस्पेक्ट में जो रेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे?
चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। और अगर आप इस प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं तो यू कैन राइट डेल्टा P बाय डेल्टा T। इसका यूनिट क्या होगा सर? इसका यूनिट होगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। या फिर अगर आप प्रेशर को mm ऑफ Hg में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा सर? mm पर सेकेंड। आ रहा बात समझ में? आप दोनों में से किसी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। थर्ड देखिए सर, एक और रेट है। रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कि चेंज इन मोल, जिसका बहुत कम यूज होता है। मोल को आप n लिख सकते हैं डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो इट विल बी डेल्टा n बाई डेल्टा टी, और इसका अगर आप यूनिट का बात करेंगे तो मोल पर सेकेंड, ठीक है। जब भी रेट डिस्कस होता है ना सर, जहां कहीं भी आप रेट बोलते हैं, ठीक है, तो आप इसको टाइम से एसोसिएट करते हैं। तो अगर आपको 11th क्लास का काइनेमेटिक्स चैप्टर याद आ रहा होगा, फिजिक्स वाला, तो वहां भी हम यही सब करते हैं। आ रही बात समझ में कि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वही सारा कुछ का पढ़ाई करते हैं। यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा, प्रेशर कितना चेंज हो रहा और मोल कितना चेंज हो रहा, हम उन सबको मेजर करते हैं। आ रही बात समझ में? गुड गुड गुड, आगे बढ़िए सर। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये वाला होगा, मोलार पर सेकेंड। ये भी, इसका भी बहुत कम यूज है, इसका तो और ही कम यूज है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आए तो आप अकॉर्डिंगली आपको बढ़ना ही पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा टर्म यूज होता है वो क्या होता है? मोलार पर सेकेंड। आ रहा बात समझ में? ओके ग्रेट, आगे बढ़ते, ठीक। चलिए, अब अगर रिएक्शन का बात करें सर, तो 3 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक जो रिएक्शन है उसको आप कह सकते हैं वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, कि मतलब जुप से खत्म, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ कि खत्म हो गया। आ रहा बात समझ में? आपने डाला, खत्म, मतलब रिएक्शन, मतलब बहुत फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के टाइम में भी वो रिएक्शन होता है। अगर आप रिएक्शन की बात करेंगे ना, तो 10 टू पावर -14 ये लिखा है, 10 के पावर -14 से लेके 10 टू पावर -16 सेकेंड में होता है। इतना तो पलक भी नहीं झपका सकते सर, पलक झपकने से भी तेज ये रिएक्शन होता है सर। 10 टू पावर -16 या 10 टू पावर -14 वाले रेंज में सारे रिएक्शन हो रहे हैं। आ रहा बात समझ में? ये सर आ रहा बात समझ में। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अगर आप एग्जांपल का बात करोगे तो जितने भी आपके एसिड बेस रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके एसिड बेस रिएक्शंस हो रहे हैं, HCl प्लस NaOH फॉर्म NaCl प्लस H2O, जुप खत्म। और अगर प्रेसिपिटेट वाला रिएक्शन, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होते हैं, वो रिएक्शन भी बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि AgNO3 प्लस NaCl AgCl, ये पीपीटी बनाएगा। एग्जांपल से आप लिख लीजिएगा, सवाल आ सकते हैं इस पे, ठीक है। और साथ में बनाएगा NaNO3। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और जनरली आयनिक सिस्टम में होता है, ठीक है। एक्वस मीडियम में सारा कुछ होगा, जनरली ऐसा देखा गया है, ठीक। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि पलक पे झपकते ही डब्बा गायब, इनफैक्ट उससे भी बहुत नैनो सेकंड से भी कम में काम होता है, पिको सेकंड में काम होता है, तो सर आपके लिए इसका रेट डिटरमाइन करना और उस पर बात करना हमारे लिए इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आ रहा बात समझ में? कि आप रेट मेजर कर ही नहीं पाओगे, कर भी पाओगे तो डिस्कस नहीं कर पाओगे, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जो रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं वो रिएक्शन तो इस चैप्टर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि उस रिएक्शन को ना तो आप मेजर कर पाओगे ना ही आप एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। कुछ एक रिएक्शन है जो बहुत फास्ट होते हैं, सारे एसिड बेस रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि सारे एसिड बेस रिएक्शन आर जनरली वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक। और जो पीपीटी फॉर्मेशन डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन वो भी बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, आप उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे। जब मेजर ही नहीं कर पाओगे तो कैसे उस पर आप डिस्कस करोगे, अच्छा ये रेट हुआ, ये रेट हुआ, आप नहीं समझ सकते। 10 की पावर -16 -14
सेकंड बहुत कम होता है, आपके इमेजिनेशन से भी छोटा समय है वो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वेरी स्लो रिएक्शन। ये क्या है सर? ये जो वेरी स्लो रिएक्शन है, ये वो पहले नहीं होती थी वो कोयले वाली रेलगाड़ी, ये बहुत स्लो है, कछुए की चाल से चलता रहता है। तो सर तो कभी कभी सालों लग जाता है रिएक्शन होने में। ठीक, तो यहां भी आप मेजर करके इसको समझ नहीं पाएंगे, बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे, मतलब इसमें मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं कंप्लीट होने में। ये जो रिएक्शन है इसको कंप्लीट होने में आप मंथ्स और ईयर्स भी लगते हैं। एक बहुत फेमस सा एग्जांपल है हमारे जिंदगी में इसका, रस्टिंग। होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो सर ये भी इस चैप्टर के पॉइंट से, व्यू से, ये वाला भी जो रिएक्शन हुआ ये हमारे लिए मेजर करने पॉइंट, आप मेजरेबल नहीं हुआ, बहुत लंबा समय आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला भी नहीं पढ़ेंगे, बहुत स्लो प्रोसेस है, मंथ्स और ईयर्स लगता है और आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाला भी अपने काम का नहीं हुआ, वेरी फास्ट रिएक्शन भी काम नहीं हुआ, वेरी स्लो रिएक्शन भी। तो काम कौन आएगा? जो हमारा मॉडरेट रिएक्शन है और स्लो रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन मतलब जो सेकंड्स में होता हो, मिनट्स में होता हो, आवर्स में होता हो। ठीक है, आप जो नॉर्मल टेम्परेचर है यहां पे आप इसको मेजर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो रिएक्शंस है वो कहां होता है, कुछ मिनट में, कुछ घंटे में, कुछ सेकंड्स में होगा। तो ये जो रिएक्शन होगा इट विल टेक फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स और कभी कभी फ्यू आवर्स वाला भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमारे इस चैप्टर में काम का है। इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन होगा और इसको स्लो रिएक्शन कह सकते हैं, वेरी स्लो नहीं है। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल्स में लिखेंगे तो जो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है, जो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 will form H2O plus half O2. This is one of the example of this moderate or slow reaction. और अगर आप डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 करेंगे, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं क्योंकि इन सारे एग्जाम्पल्स पे भी सवाल आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम जितने भी रिएक्शंस का बात करेंगे वो सारे के सारे कहां से होंगे? वो सारे के सारे मॉडरेट और स्लो वाले रिएक्शन होंगे। ये दो एग्जाम्पल से आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये मेजरेबल क्यों है? मेजरेबल इसीलिए है क्योंकि आप ये फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स में होता है, तो आप आराम से वो चार्ट जो मैंने आपको बताया था ना, वो चार्ट बना सकते हैं और उसका रेट आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम रिप्लाई करेंगे। इस चैप्टर का हम डीपीपी भी आपको नीचे लिंक में दे देंगे, आप वहां जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं और आप अपना आंसर डाल सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब रेट ऑफ रिएक्शन तो समझ में आ गया सर कि आप इसको जनरली कैसे मेजर करते हैं। इसको जनरली मेजर करते हैं हम इसमें, बताइए, मोलार पर सेकेंड। अब जैसे वहां याद करिए तो काइनेमेटिक्स चैप्टर में जाइए, वहां भी दो तरह का स्पीड होता था ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और कौन सा स्पीड, और एवरेज स्पीड। होता था कि नहीं होता था? होता था ना सर? यस। तो सर जैसे वहां भी स्पीड होता था इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज, तो यहां भी सेम बात है कि आपके पास दो रेट है, एक इंस्टेंटेनियस रेट है और एक एवरेज रेट है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट सर उस इंस्टेंट पे क्या रेट चल रहा, और एवरेज रेट क्या होता है कि कुछ टाइम इंटरवल के बीच में क्या रेट हुआ। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन चाहते हैं इसका, याद करिए काइनेमेटिक्स चैप्टर 1, ठीक है, फिजिक्स का। तो वहां पे क्या बोलते कि रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन फिक्स्ड टाइम इंटरवल। कि सर आपसे कोई पूछे
कि t इक्वल टू 1 सेकेंड और एंड t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ। ठीक है, इसको आप बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये बिटवीन लिखा है। या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि t इक्वल टू 0 मिनट से लेके t इक्वल टू 3 मिनट तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, तो इस केस में आप जो भी बताओगे वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बट अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक पॉइंट पे बताना है, ठीक है, कि सर t इक्वल टू 5 मिनट पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, उस इंस्टेंट पे अगर बताना है कि अभी आपने देखा क्या रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन का रेट क्या है, उस इंस्टेंट पे अगर बताना है तो उस इंस्टेंट पे आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बता पाएंगे। यार अब बात समझ में, सर अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट क्या क्या बता पाएंगे बताइए। सर यहां आप बता पाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन एट वाई, यहां बिटवीन है देखिएगा, और यहां एट है, ठीक है, एट सर्टेन टाइम, और यू कैन से एट सर्टेन मोमेंट। कि उस समय कितना रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे उस, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना सर। या फिर आपसे कोई पूछ दिया रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। या फिर आपसे कोई पूछ दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड या 5 मिनट, तो सर किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे आपको रेट बताना है तो वहां पे आप इंस्टेंटेनियस रेट बता पाएंगे, और किसी दो इंटरवल के बीच में अगर आपको रेट बताना है तो वहां पे आप क्या बता पाएंगे, वहां पे आप बता पाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए इसमें हम और डिस्कस करेंगे आगे। देखिए अगर आप बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। आप जैसे पूछा कोई कि t इक्वल टू t1 सेकेंड पे आप क्या करिए, मेजर कर लीजिए कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितना था, कॉन्सेंट्रेशन जो था आपका C1 था, ठीक है। और थोड़ी देर बाद t इक्वल टू t2 सेकेंड पे आप मेजर कर लीजिए कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना था, वो आपका C2 था, ठीक है। तो ऊपर अगर आप एवरेज पूछ रहा है ना तो आप क्या करिए, ऊपर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, नीचे चेंज इन टाइम, खत्म कहानी। अगर आपसे यहां कोई पूछे कि रेट कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, C2 माइनस C1 बाई व्हाट, T2 माइनस T1, ठीक, मोलार पर सेकेंड, खत्म कहानी। अरे बात समझ में, तो यहां पे आपको डिफरेंस बताना है कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस हुआ, ठीक। अगर आप इसको ग्राफ से समझना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है इसको आप ग्राफ से समझे, तो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा था A टू B, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रहा था क्या A टू B, और A टू B में आपने क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिखा। ऑब्वियसली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A लिखेंगे तो कहानी कुछ ऐसी चल रही होगी, वो डिक्रीज कर रही होगी इस तरह से, ठीक। आप क्या करिए, यहां पे अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप
किसी पॉइंट T1 पे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए A1, फाइन, और किसी पॉइंट T2 पे कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कीजिए A2, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो डिफरेंस दे रहा है ये आपको A1 माइनस A2 का होगा डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस हो रहा होगा ये T2 माइनस T1 का डिफरेंस होगा, ठीक। तो अगर आपको यहां रेट निकालना है, एवरेज रेट का बात हो रहा, तो रेट क्या निकालेंगे सर? रेट निकालेंगे कितना सर? वही बात, ऊपर आप क्या लिख सकते हैं A1 माइनस A2, और नीचे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 मोलार पर सेकेंड, ठीक। बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं आपका इंस्टेंटेनियस रेट। अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट पे आएंगे सर, तो देखिए किसी इंस्टेंट पे बताना है, तो अगर आपके पास कोई ग्राफ है, यही वाला ग्राफ मान लीजिए, ए वाला ही ग्राफ है, रिएक्शन A2 भी ही चल रहा है। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां आपके पास क्या है? यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, और यहां क्या बेटा? यहां टी है। अब आपको किसी इंस्टेंट पे निकालना है, तो डेल्टा टी तो यहां जीरो हो जाएगा, नहीं? या फिर आप कह सकते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, नहीं, लिमिटिंग वैल्यू पे निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको जिस भी टी पे निकालना है वहां आपको एक टेंजेंट लेना पड़ेगा। अरे बात समझ में? आपको जिस भी टी पे निकालना है तो उस टेम्परेचर पे आप क्या करिए? dy बाई dx निकालिए, उस टेम्परेचर पे डिफरेंशिएट करिए, और जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा आपका? वही आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो अगर आपको यहां निकालना है, तो अगर आपको क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो आप लिख सकते हैं dA बाई dt एट t इक्वल टू t1 सेकेंड, ठीक है। तो जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का आपको क्या निकालना पड़ेगा? dA बाई dt निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो डेल्टा t है वो टेंडिंग टू जीरो है, लिमिटिंग वैल्यू हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, उस ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए उस पॉइंट पे, उस ग्राफ पे एक टेंजेंट बनाइए और उस टेंजेंट का स्लोप निकाल दीजिए उस पॉइंट पे। आ रही बात समझ में? हाँ सर, आ रही है बात समझ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि इन अ रिएक्शन, सवाल लिखिए, इन अ रिएक्शन A to B, concentration of A changes as, लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3t प्लस 4, ठीक है। इस फंक्शन पे डिपेंड कर रहा, ठीक। फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट एट t इक्वल टू, लिख दीजिए सर 2 सेकेंड। अगर ये सवाल आए, ठीक, तो रेट तो आपका चेंज हो रहा है इस फंक्शन से, कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए? dA बाई dt करना है। आप जैसे dA बाई dt करेंगे -3t, तो ये हो जाएगा -3, ठीक। और आपको क्या पुट करना है? t इक्वल टू 2, ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां पे आपका रेट कितना आ जाएगा? यहां पे आपका रेट आ जाएगा कितना बताइए? -3 मोलार पर सेकेंड। अरे बात समझ में? तो यहां पे जो, अगर आप रेट इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं तो उस जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर आपको फंक्शन दे रखा है तो। अगर फंक्शन नहीं दे रखा है
अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ को यूज करके उस पॉइंट पे आप एक टैंजेंट बनाइए और उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप क्या हो जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आ रहा बात समझ में? हाँ सर, आ रहा बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जादू तो ये है सर, अभी आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे होगे पहले कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है और एक ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपने लास्ट केस में एग्जांपल भी लिखा A to B, अगर मान लीजिए ये एक रिएक्शन हो रहा, ठीक है, तो यहां पे A भाई साहब तो घट रहे होंगे पहले के रेस्पेक्ट में, B भाई साहब तो बढ़ रहे होंगे, तो दोनों का रेट अलग अलग है और दोनों का रेट अलग अलग है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोले? और कंफ्यूजन आ रही बात समझ में? देखो रिएक्शन दो तरह से आप डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस और एवरेज। अब अगर आप रिएक्शन के अंदर आओगे तो आपके पास एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं और एक खुद में रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर दोनों बराबर चलो बोल देते उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है और होता भी है डिफरेंट तो किसको रेट ऑफ रिएक्शन बोले और कैसे डिफाइन करे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ये ऑब्वियस ही बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, रिएक्टेंट लोगों के लिए डिफाइन होता होगा, हाँ या ना, कि रिएक्टेंट घटता रहता है, डिसअपीयर हो रहा है, इसलिए आप बोलोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक। अगर आप बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए डिफाइन होगा बताइए? तो सर ऑब्वियस ही बात है ये डिफाइन होगा प्रोडक्ट के लिए, अरे हाँ या ना बचवा? हाँ सर। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये ओवर ऑल रिएक्शन के लिए डिफाइन होता है, समझ गए? एक और बात नोट करके लिख लीजिए कि ये जो तीनों डिफाइन किया गया है, तीनों एक पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन किया गया है। इसको आप लिख सकते हैं ROD, इसको आप लिख सकते हैं ROA और इसको आप लिख सकते हैं ROR। ये तीनों जो डिफाइन है, अब बोलेगा सर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता, नहीं, जो डिफिनेशन दिया गया है, जो IUPAC बोला, क्या बोला सर कि ROD हो या ROA हो या ROR हो, ऑल दीज थ्री आर अ पॉजिटिव वैल्यू। इन सब का वैल्यू कैसा होगा? ऑल दीज थ्री आर अ पॉजिटिव वैल्यू। ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे सर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा सोचने में आ रहा होगा कि भाई साहब निगेटिव है, बट वैसा नहीं है, हो कुछ भी मेजर करिए बट आपको उसको पॉजिटिव करके लिखना पड़ेगा कि जो डेफिनेशन है वो पॉजिटिव डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू अगर होगी कभी तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये भी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, और अगर आप ये वैल्यू निकालोगे तो भी क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू। तीनों का तीनों क्या है सर? ऑल थ्री आर अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑल थ्री आर अ पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है सर? ठीक है, बहुत अच्छे, तीनों का तीनों पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, अब ध्यान से देखिए। अब अगर आपको ROD ऑफ A लिखना है इस रिएक्शन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस T1, ठीक है। अब और आप लिख सकते हो डेल्टा, एवरेज की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई डेल्टा T। अब मजे की बात है कि सर A क्या है? A डिक्रीज कर रहा, क्योंकि A क्या है? A रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो सर ये वैल्यू जो आएगी ये कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। अरे हाँ या ना, ये डिक्रीज कर रहा था ना भाई, पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, तो आप 2 माइनस 5 करेंगे तो फिर नेगेटिव वैल्यू आ रहा, बट यहां क्या बोला गया? आपको इसको पॉजिटिव रखना है, तो इस वजह से पूरे सिस्टम में हम एक नेगेटिव से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमको ROD कैसा चाहिए? ROD नहीं, ROD बोला नियम के हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए, तो ठीक है, हम निकालेंगे नॉर्मल A2 माइनस A1 और वो हमेशा नेगेटिव आएगा, बिकॉज A इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, बिकॉज A इज अ रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम उसमें एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आपका किसका? इंस्टेंट, ये होगा आपका एवरेज रेट
और अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो क्या लिखोगे, आर ओ डी ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। खत्म कहानी, ये आपका डिक्रीज होता रहेगा। दूसरा अगर बात करेंगे सर रेट ऑफ अपीयरेंस, अब ये प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होता है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता रहेगा। तो अगर प्रोडक्ट में आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल प्रोडक्ट ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा, तो अगर प्रोडक्ट में आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा चाहिए था वैसा आ रहा है, तो कोई माइनस प्लस का लफड़ा नहीं है। ये माइनस क्यों मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हमने इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि वैल्यू थी पॉजिटिव, और अगर आप ऐसे घटाओगे तो वैल्यू आ रहा था निगेटिव। ठीक है, इसीलिए एक माइनस मल्टीप्लाई किया ताकि वैल्यू हमारी कैसी आई, पॉजिटिव आई, जो रूल है उसके हिसाब से वैल्यू आई। ठीक, बट ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, अगर ये पहले से ही पॉजिटिव है तो ये जो बोल रहा है वही होगा, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो कुछ मत करिए, अगर आपको आर ओ ए ऑफ बी करना है तो कुछ नहीं, T2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और आप लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ T। ओके ओके, और अगर आप आर ओ ए ऑफ इंस्टेंटेनियस लिखना चाहते हैं तो आप dB बाई dt कर सकते हैं एट t इक्वल टू t, जो भी t की वैल्यू डाल दीजिएगा, एट t इक्वल टू t सेकेंड, जो भी t की वैल्यू वो पुट कर दीजिएगा डिफरेंशिएट करके। ठीक, अब आता है रेट ऑफ रिएक्शन। मजेदार बात ये है, ये भी अलग ये भी अलग। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोले, तो सर ये बोला ये गया कि जितने भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, ठीक, उनको अगर उसके कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिएगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और हर सबका बराबर। ठीक है, क्या होता है वैल्यू, इट इज रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोल लीजिए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस बोल लीजिए ऑफ रिएक्टेंट्स एंड products with their respective what, with their respective stoichiometric coefficient। with their respective stoichiometric coefficient। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहीं पे बात करेंगे तो यहां पे stoichiometric coefficient 1 है, यहां पे 1 है, तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे आर ओ आर इक्वल टू आर ओ डी ऑफ ए बाई 1, और ये किसके बराबर होगा, आर ओ ए ऑफ बी बाई 1। अगर मान लो, छाप लीजिएगा सर पॉज करके, अगर मान लीजिए कि सर कहानी थोड़ी सी अलग होती, कहानी कैसी होती, हमारे पास एक, चलिए हम यहां लिख देते हैं, वापस हम इस पे आएंगे। अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा कहानी है ए प्लस बी बी फॉर्म सी, जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं। ठीक, तो यहां पे अगर आपको आर ओ आर लिखना है, आर ओ डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई ए, आर ओ डी ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी, आर ओ ए ऑफ सी डिवाइड बाई सी, आर ओ ए ऑफ डी डिवाइड बाई डी। ठीक है सर, अरे बात समझ में। तो इसके दोनों फॉर्म हो सकते हैं, इंस्टेंटेनियस फॉर्म भी हो सकते हैं और इसके एवरेज वाले फॉर्म, दोनों ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप एवरेज लिखोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन,
तो क्या लिखो, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए 1 बाई बी इंटू माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। आप लिख सकते हैं 1 बाई सी माइनस ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और आप लिख सकते हैं 1 बाई डी माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई व्हाट, बाई डेल्टा टी। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस आर ओ आर लिखना है तो क्या लिखेंगे बताइए? अगर आपको इंस्टेंटेनियस आर ओ आर लिखना है तो क्या लिखेंगे बाबूआ, बताओ? कुछ नहीं, बस कुछ वहां पर आप कहानी डाल दीजिए, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी डिवाइड बाई ए माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी डिवाइड बाई बी माइनस ऑफ डी सी बाई डी टी डिवाइड बाई सी माइनस ऑफ डी डी बाई डी टी डिवाइड बाई डी। बहुत सारा डी हो गया यहां पे, ठीक है भाई साहब। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स ले लीजिएगा और नोट्स लिख के सवाल करिएगा जाके, तभी आपको चीजें और क्लियर होंगी। अगर आप वीडियो देख के बस रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स नहीं ले रहे हैं, सोच रहे एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। वीडियो 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 बच्चे करते रहते हैं, ना कभी नोट्स लेते हैं ना कभी रिवाइज करते हैं, जब कुछ आता है वीडियो पे पहुंच जाते हैं। सर आइए देखिए, बट यहां से नोट्स लीजिए, और जब भी आपको रिवीजन करना हो तो प्रेफर करिए अपने नोट से रिवीजन कीजिए, ठीक है। एग्जाम से पहले बच्चे 3x पे वीडियो देखते हैं, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, उससे आपको कुछ फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है। स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स उठाइए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन करिए, ठीक है। आ जाओ सर, तो ये सारा क्या है? ये सारा हमारा आर ओ आर है, ठीक। इधर आइए, हम थोड़ा सा आपको समझाएं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस ग्राफ के थ्रू। अगर मान लो आपने ए टू बी ही किया है, मैंने ग्राफ पहले भी आपको बताया होगा, तो सर ए का ग्राफ ऐसा बनता है। अगर आप A2 लिखेंगे, ऐसे बढ़ रहा है ना, ये कैसी होनी चाहिए सर? एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक। देखिए A2 छोटा है और A1 बड़ा है, किसी भी आप टाइम पे निकालना चाहते हैं तो, ठीक। तो अगर आपको यहां पे आर ओ डी ऑफ ए लिखना है तो आप क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, A2 माइनस A1 T2 माइनस T1, ठीक। और बेटा ये वैल्यू कैसी आती है? ये वैल्यू निगेटिव आती है। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं? हम एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो यहां भी समझ में आया। दूसरी बात है कि चलो अगर आप एवरेज ना निकाल के इंस्टेंटेनियस निकालना चाहो, तो अगर आप इंस्टेंटेनियस निकालना चाहोगे तो क्या करोगे? किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे, ठीक, उसका स्लोप देखोगे। अब ध्यान से देखिए, ऑब्वियस सी बात है सर, एंगल कैसा बन रहा? ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है ना, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा, तो ये वैल्यू कैसी आएगी सर? ये वैल्यू निगेटिव आएगी। तो इसको भी अगर आपको पॉजिटिव करना है तो भी क्या करना पड़ेगा सर? अगर आपको आर ओ डी इंस्टेंटेनियस में चाहिए तो आपको ये दिख रहा है कि डीए बाई डी टी जो आपका निकल के आएगा वो कैसा आएगा? वो निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर वो निगेटिव वैल्यू आएगी तो सर उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आर किसी भी टाइम पे डाल दीजिए, टी इक्वल टू टी सेकंड पे, ठीक है। आ रही बात समझ में? सारा सवाल हम लोग करेंगे, समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए सर, अगर आप रेट ऑफ अपीयरेंस का बात कर रहे हैं तो कभी भी अगर आप प्रोडक्ट का फोटो बनाएंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट भाई साहब कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहा होता है। प्रोडक्ट का ग्राफ आपका ऐसा होता है, इनिशियली 0 होगा एंड
उसके बाद ये धीरे 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 क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। इनिशियली ये 0 होगा, उसके बाद ये धीरे 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 क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। अब 2 टाइम देखिए, T1 ये ले लो और कहीं भी आप T2 ले लो, ये B1 होगा, ये B2 होगा। सर आपको क्लियरली दिख रहा है और मैंने आपको समझाया भी था कि B2 बड़ा है B1 से, तो अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है तो वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहां पे नेगेटिव का चोचला आपको नहीं करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपकी श्रद्धा है कि नहीं नहीं सर हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे, तो अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप टेंजेंट भी बनाना चाहते हैं सर, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट भी बनाना है, तो देखिए इस पॉइंट के लिए अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो यहां पे जो tan थीटा आएगा वो खुद में ही क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि थीटा जो है 90 से छोटा है, कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, ठीक है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव साइन थीटा भी पॉजिटिव 90 से छोटा के लिए जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। तो यहां पे भी आपको कोई नेगेटिव का झमेला नहीं होगा। आ रही बात समझ में? चलिए सब तो हमने बता दिया, अब बहुत सारे सवाल का टाइम है, सारा समझ लीजिए, हम लोग को बहुत सारा सवाल करेंगे, उस सवाल से आप फर्दर आंसर कीजिएगा, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो सवाल चलिए सवाल नंबर 1, और ये भी सर प्रीवियस ईयर का सवाल है, पहले इन्होंने सवाल पूछा है। एक रिएक्शन दे रखा है N2O5 डिसोसिएट होता है 2NO2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है, जो आपका N2O5 है, दिस N2O5 डिसोसिएट्स इनटू 2NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है सर। अब ध्यान देखिए, आपको इसका आरओडी दे रखा है, आरओडी ऑफ NO2 इज 6.25 10⁻³ मोलार पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस एक ही बात है, पूछ रहा है NO2 एंड O2 का। बहुत अच्छे, अभी आपने देखा कि जो फॉर्मूला था क्या था, 1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T, है ना सर, इज इक्वल टू 1/B माइनस में ये वाला जो रिएक्शन था आपका A प्लस BB फॉर्म CC प्लस DD, ये वाला रिएक्शन था, हमने देखा था ना फॉर्मूला, माइनस ऑफ B डेल्टा ऑफ B बाई डेल्टा T इज इक्वल टू C बाई C डेल्टा T, सब कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं, और इज इक्वल टू डेल्टा D बाई D डेल्टा T, सब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ABCD ऊपर हमने देखा है। अगर सेम फंडा यूज, और यही क्या होता है, ये आपका ROD के बराबर होता, ROR के बराबर होता है। तो अगर सेम फंडा यहां यूज किया जाए तो आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बाई 1, है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ व्हाट, NO2 बाई 2, है ना, और इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 डिवाइड बाई क्या कर लें, 1/2। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, शायद 2020 या 2021 का ही सवाल है, ठीक। अब अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू, ठीक, तो अगर आप ये दोनों पकड़ते हैं, है ना, ये दोनों इक्वल्स, तो यहां पे आपको मिल जाएगा रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ NO2 जिसकी वैल्यू होगी 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो वैल्यू होगी ये होगी 6.25 इंटू पावर -3 इंटू 2, 6 दूना 12, 12.5 आ रही है ना सर। अगर मल्टीप्लाई कीजिए ना 1.25 आएगा ना कहानी कहीं से, तो ये दिख रहा है 1.25, ये वाला वैल्यू देखो, एक यहां है 1.25, एक यहां, तो ये दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला भी है देखिए और ये वाला भी है, आंसर निकाल सकते हो जाएगा 12.5 इंटू 10 टू पावर -2। दूसरा देखिए, अगर आप इसको और इसको एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ROD ऑफ N2O5 इंटू हाफ इज इक्वल टू ROA ऑफ O2। कुछ नहीं करना है, 6.25 -3/2 इसका आंसर होगा। अगर आप काटेंगे तो आंसर विल बी 3.125। ठीक है, आराम से टप से आंसर करिए और आगे बढ़िए, समझ गए। ये अभी जो फॉर्मूला 1/a वाला बताया था उसी से ये सॉल्व हुआ है। गुड गुड सर, वेरी गुड। तो अगला सवाल है आपका, ये अगला सवाल एनसीईआरटी का ही है, एग्जांपल 4.1 आपके एनसीईआरटी बुक से। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइम दे रखा है, किसमें, सेकंड में। 0 सेकंड पे आपको वैल्यू, 50 सेकंड पे जो वैल्यू है, 100 सेकंड पे जो वैल्यू है, फिर 150 पे, 20 पे, 300 पे, 400 पे, 700 पे, सारे सेकंड्स पे आपको क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। और आपको पूछ रहा है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पे आपको क्या बताना है, रेट बताना है। ठीक है, क्या बताना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सबका कोफिशिएंट 1 है तो कोई भी एक उठाएंगे, वैल्यू आपकी कहानी वैसी ही चलेगी। ये जो देख रहे हैं ये वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, तो आप कोई भी करेंगे। मान लो कि आपको निकालना है कब, आपको निकालना है 100 सेकंड पे, क्या, डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो बिटवीन कह सकते हैं आप 0 to 100 सेकंड। किस पे सर, बिटवीन, एक करके दिखाते हैं, बिटवीन 0 to 100 सेकंड अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए आप रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C4H9Cl निकालिए, क्या होगा, 100 सेकंड पे कितना है, 0.0820 माइनस 0.100, एक और जीरो डाल दीजिए, ठीक, डिवाइड बाई 100 माइनस 0, ऊपर वैल्यू एक माइनस में कितनी आएगी सर बताइए, अगर घटाएंगे ना, कर दो यहां पे 0.820 तो वैल्यू आएगी 0. कितना, 0. इधर देखो, ये 0, ये 8, ये 1 और ये 0। ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक। तो ये इतना सारा मोलार कंज्यूम हुआ है कितने देर में सर, 100 सेकेंड में। ऑब्वियसली बात है, आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, आंसर विल बी 0.0180 डिवाइड बाई 100 और वैल्यू आएगी 0.0180 इंटू के पावर -2 मोलार पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप अगर मान लो कि इसके और इसके बीच का निकालना चाहते हैं, अब देखिए जो ROD होगा वही ROR भी होगा, तो कुछ नहीं, आपको बिटवीन यही सारा काम करना है, बिटवीन 100 to 150 सेकेंड लिख दीजिए, फिर जो 100 पे मोलरिटी है उसको घटा दीजिए, 150 में मोलरिटी है, और नीचे 50 सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, खत्म कहानी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भी एनसीईआरटी का सवाल है कि सर आपको दे रखा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है, N2O5 डिकम्पोज कर रहा है इस रिएक्शन के थ्रू। ठीक, अब एक सवाल देखिए, N2O5 का जो रिएक्शन है तो हम आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि ROD ऑफ N2O5/2 इक्वल टू ROA ऑफ, ये एकदम हर रिएक्शन से सॉल्व हो जाएगा।
बाई 4 इक्वल टू आर ओ ए ऑफ O2 बाई 1। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रखा है कि इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 वाज दिस मच आफ्टर 184 मिनट्स। ठीक है, तो अगर आप ROD लिख रहे हैं तो क्या करें? देखिए यहां पे फाइनल भी दे रखा है, इनिशियल भी दे रखा है। यू कैन राइट 2.08 माइनस 2.33 डिवाइड बाई 184 माइनस 0। ठीक, ये हम मिनट्स के टर्म में निकाल रहे हैं। आपको आवर्स में पूछ रहा है, मिनट्स में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है, तो आप मिनट्स को चेंज करिए आवर में, मिनट्स को चेंज करिए सेकंड में, मिनट्स को चेंज करिए आप आवर्स में। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए ये वैल्यू आएगी ऊपर सर माइनस ऑफ 5 टू 0 पॉइंट डिवाइड बाई 184। आपको फिर से एक माइनस लगाना ही पड़ेगा आरओडी निकालने के लिए, आया ना? तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.25 डिवाइड बाई 184, ये आरओडी आया। और अगर आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो आरओडी अगर मिल गया तो आरओआर क्या होगा सर? 0.25 डिवाइड बाई 184 और इंटू 1/4। आ रहा समझ? मोलार पर सेकेंड। अभी जो 184 था इसको अगर आप किसमें चेंज करेंगे? सेकेंड में, तो 0.25 डिवाइड बाई 184 इंटू 60 इंटू 4। ये मोलार, ये था ऊपर वाला मिनट में सर। ठीक है, आंसर आपको मिनट में दे रखा है, यह जाएगा मोलार पर सेकंड में। और इसको अगर आप किस में चेंज कर देंगे? आवर में, तो सर ऊपर 60 चला जाएगा, है ना? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 0.25 डिवाइड बाई 184 इंटू 1/60 इंटू 4 मोलार पर आवर। ठीक है, तो अगर आपको मिनट सेकंड आवर में निकालना है तो आपको ये नीचे जो आपने टाइम डाला उसको आप चेंज कर दीजिए। पहले आपका इनिशियली सेकंड में था, फिर आपका आया मिनट में, फिर आया आपका आवर में। ठीक है, अगर पहले मिनट में दे रखा है तो नीचे हमने सेकंड में चेंज किया, सेकंड में आएगा। आपने आवर में चेंज किया, आवर में आएगा। आप जाके सॉल्व करिएगा इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। एक और सवाल है, रिएक्शन दे रखा आपको, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है ये 0.03 मोलार से चेंज होके गया 0.02 मोलार इन 25 मिनट्स। ओ माय गॉड। अब आपसे पूछ रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे कोफिशिएंट तो 1 है। ठीक, तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और मिनट में अगर दे रखा है और आपको सेकंड में भी निकालना है, तो अगर ये सेकंड होगा तो सेकंड कितना होगा बताइए? इन 25 इंटू 60, है ना सर? 1500 सेकेंड। ध्यान दीजिए सर, अगर आपको ROR निकालना है वो ROD के बराबर ही होगा, क्योंकि इस बार कोफिशिएंट 1 है। क्या करें? 0.02 0.03 एक माइनस सामने आएगा और नीचे डेल्टा टी इज 25 मिनट। आंसर विल बी 0.01 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 25। इसको तोड़ के लिख सकते हैं, है ना सर? और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 मोलार पर मिनट। अगर आपको पर सेकेंड में निकालना है तो माइनस ऑफ 0.01 डिवाइड बाई ये 1500 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, तो यू कैन राइट 0.0001, है ना, इंटू 1/15। और अगर 1/15 को आप डिवाइड करोगे तो कायदे से 2/3 है, नहीं? या फिर 0.2/3 इसको आप लिख सकते हैं, है ना? 10/20
दिस इज व्हाट, दिस इज 0.2/3, राइट। ये क्या है सर, ये 0.2/3 है। और अगर ये 0.2/3 है, इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हैं 0.066 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलार पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, बहुत सारे सवाल है, सवाल ही सवाल। क्या लिख रखा है, एक जो रिएक्शन है वो ऐसा है 2A2 प्रोडक्ट। ये सारे एनसीईआरटी के सवाल है, हमको लग रहा है, ठीक है। और जो A है, A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.4 मोलार इन 10 मिनट्स। अगर आपको ROR निकालना है तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो आप क्या लिखेंगे, ROR डिवाइड बाई ROD डिवाइड बाई 2। और ROD कितना होगा सर, ROD आपको पता है माइनस ऑफ 0.4 माइनस 0.5/10 है ना। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.01 मोलार पर सेकेंड, ठीक, सॉरी मोलार पर मिनट। और अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक, यहां पे कुछ लिखा नहीं है, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तो कितना हो जाएगा, ROR विल बी 0.01 डिवाइड बाई 2, 0.005 मोलार पर मिनट। शाबाश, देख लीजिए सर, आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कुछ नहीं है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अटेंटिव, ठीक है सर। तो ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 था, जहां हमने डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट रेट्स, ग्राफ के थ्रू भी समझा। इसका अगला वीडियो नेक्स्ट हम कुछ दिन में डाल देंगे साथ में ही, मतलब इन 1 और 2 डेज, ठीक है। और आप इसके डीपीपीज भी आपके साथ जाएंगे, आप सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लर्निंग एंड के ऑफलाइन सेंटर्स पे पढ़ाई करना है, जहां पे टीचर्स आईआईटी से हैं, जहां हमारे क्लासरूम के साइज बहुत छोटे हैं, एक क्लास में बस 20 बच्चे बैठते हैं, जहां 1-on-1 मेंटरशिप है, जहां हम एक साल में 200 से 250 टेस्ट करते हैं, तो बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो प्लीज आइए और हमारे यहाँ जुड़िए हमसे और अपना करियर को आगे बढ़ाइए, अपने करियर को बहुत आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। आओ साथ में लड़ते हैं, जाओ पढ़ाई करो और फोड़ो।